चलिए साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एके लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, और बेसिक शुरुआत करने जा रहे हैं व्याकरण में। व्याकरण में सबसे पहले देखेंगे मेन पॉइंटों को, जहाँ से प्रश्न हमारे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, और आप देखिए सबसे पहले देखेंगे आज हम व्याकरण को। ठीक है, व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना सिखाती है, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, ये तीनों चीज़ें हमें सिखाती है। क्या व्याकरण हमें क्या करती है? शुद्ध बोलना सिखाती है हमें, और शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना हमें सिखाती है। व्याकरण के द्वारा ही हम समझ पाते हैं शुद्ध कैसे बोला जाएगा, शुद्ध कैसे पढ़ना है, शुद्ध कैसे लिखना है। चलिए, तो व्याकरण को हम अब इसको विच्छेद करते हैं इसका, यानी इसको भाग में बांटते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखेंगे इसमें बी धन आंग धन क्री धन ल्यूट। तो हमने इसको तोड़ा, देखिए हमने इसको तोड़ा, इसके भाग किए, इसका विच्छेद किया। तो बी आंग, बी धन आंग धन क्री धन ल्यूट। तो बी इसमें क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर बी क्या है। तो बी इसमें उपसर्ग है, और आंग भी क्या है हमारा, ये भी उपसर्ग है, और क्री हमारी क्या है, यहाँ पर धातु है, और ल्यूट हमारा प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा, यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे व्याकरण में उपसर्ग कौन सा है, यहाँ पर धातु कौन सी है, प्रत्यय यहाँ पर कौन सा। तो ये भी आप समझते रहिए। ठीक है, ये अच्छे से जान लीजिए कि यहाँ पर उपसर्ग इसमें कौन कौन से है, और इसमें धातु है, और इसमें ल्यूट इसमें प्रत्यय है। देखिए अब इसको तोड़ेंगे हम, इसको व्याकरण को संक्षेप में लिखा गया है। ठीक है, व्याकरण को संक्षेप में लिखा गया। अब इसको कैसे इसको तोड़ के इसके जानेंगे हम, इसको कैसे ये व्याकरण बना। ठीक है, तो देख लें। सबसे पहले देखेंगे बी आ धन क्री, और क्या है हमारा अन। ठीक है, ये हमारा टूट के इसको निकला हमारा ऐसे बी धन आ धन क्री धन अन। ठीक है, अब इसको इकट्ठा करेंगे, इसको जो सामने तोड़ा है इसको। अब व्याकरण को कैसे बनाए इसे देखिए। सबसे पहले इसमें जब इसको हमने तोड़ा, यहाँ से भी आपसे शुद्ध रूप पूछ सकता है। यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे? शुद्ध रूप पूछ लेगा इसमें से। और देखिए देखेंगे कैसे होगा ये। ब्या धन क्री, ये आधा होगा का, धन आर होगा, और धन अन होगा। ठीक है, अब जब हमने इसको देखा, ठीक है, ये तोड़ लिया हमने इसको, ब्या धन का, धन अर, और धन अन। तो कैसे इसको बनाएंगे व्याकरण, कैसे इसमें बनेगा ये व्याकरण, कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ये क्या है, आधा का है। ठीक है, आ को का को इसमें आ को इसमें का में मिलाएंगे। ठीक है, इस आ को इस का में मिलाएंगे, तो हो जाएगा हमारा का, पूरा हो जाएगा। अब देखिए जैसे ब्या था, इसको ब्या को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ब्या हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये का था, का को आ में मिलाया, इसको इसमें मिलाया इसमें, तो यहाँ पर हो गया का, ये हो गया हमारा। ठीक है, अर को रा बचा हमारा, अब ये बचा हमारा रा यहाँ पर, और अन एक सूत्र के अनुसार अन को हो जाता है अण, ना को हो जाता है ना। ठीक है, ना को हो जाता है ना, को हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा व्याकरण। व्याकरण कैसे बना हमारा? ऐसे बना। ठीक है, व्याकरण कैसे लिखा गया? अब ये हमारा शुद्ध रूप हो गया व्याकरण। ठीक है, इसको संक्षेप में हमने जब इसको तोड़ा तो विस्तृत रूप में ऐसा हुआ, संक्षेप रूप में करेंगे तो में ऐसा हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं हम व्याकरण, देखते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला पढ़ेंगे हम व्याकरण में। अब
वर्णमाला। तो वर्ण इसको तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, वर्ण धन माला, यानी कि वर्णों की माला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या है हमारा, वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है हमारी, वर्णमाला है। वर्णों का समूह ही वर्णमाला है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही हमारा क्या है, वर्णमाला है। और जब हम इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे, व्यवस्थित रूप में इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वर्णों पर। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्णों पर अपनी वर्णमाला में। वर्ण को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब वर्ण में देखेंगे, यानी कि भाषा की हमारी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। हमने मुख से कुछ बोला, अब देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि, और ध्वनि को हम लिख दे तो हो जाता हमारा वर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारी भाषा। भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। नहीं, बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। बच्चे यहाँ पर कोई भी भाषा अपनी पैदाइशी नहीं लेकर आते हैं। तो भाषा क्या है, अपने पहली जो है उसके पारिवारिक रूप से भाषा सीखता है बच्चा। अब क्या आता है, बच्चा जब होता है भाषा की सबसे, यानी सबसे छोटी, आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की छोटी इकाई। अब देखिए, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैंने मुख से अपना कुछ शब्द बोला। ठीक है, मैंने अपने मुख से कुछ शब्द बोला, और शब्द क्या हो गया, मेरा मुख से निकला वो मौखिक रूप हो गया उसका। मेरे मुख से जो बोला है मैंने, उसको क्या होगा, वो मौखिक रूप हो गया। अब उस मौखिक रूप को ही हम उसको लिख दें तो वो हमारा लिखित रूप हो जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, फिर यहाँ पर हुई हमारी ध्वनि। ठीक है, ये हुई हमारी ध्वनि, इसको बोलेंगे ध्वनि। और ध्वनि जैसे हमने मुंह से बोला आ बोला, ठीक है, ये हमने मुख से बोला आ हमारी क्या है, ध्वनि है। अब ध्वनि को हमने लिख दिया तो ये हो गया हमारा वर्ण। ठीक है, वर्ण, या फिर इसको बोलेंगे अक्षर, यही होगा हमारा अक्षर। वर्ण को हमने लिखा, उसको क्या होगा, अक्षर बन गया। ठीक है, अब वर्ण कैसा होगा, ठीक, वर्ण के बाद देख लेते हैं हम इसको। वर्ण क्या होगा हमारा, वर्ण जैसे कि हमने का था। ठीक है, का, खा, गा और गा, ऐसे का। अब का, खा से एक ये हमारे वर्ण थे। ठीक है, वर्णों को हमने इनको मिलाया। अब इन दोनों को जैसे आप मिलाएंगे तो क्या का और खा का कोई अर्थ निकल रहा, का खा कोई अर्थ है इसका, नहीं है ना। तो अब इन दोनों को मिलाकर देख लेते। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक शब्द बन के आ जाता हमारा खग। और खग का मतलब होता है, यानी खग का मीनिंग होता है पक्षी, यानी इसका अर्थ निकल के आ गया। इसका अर्थ तो निकला नहीं था, अब इसका अर्थ निकल के आ गया। तो ये कैसा हो गया, सार्थक। सार्थक हो गया, यानी भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो हमारी होती है शब्द। ये यानी कि वर्ण से ये था हमारा का, और वर्ण थे हमारे का, खा, गा, यानी आ, उ, या जो भी हैं हमारे वर्ण हैं सारे ये। तो इनको देखेंगे तो वर्ण हमारे, इनको मिलाया तो हमारा एक बना शब्द। शब्द भी कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, शब्द हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि हो गई। भाषा की लिखित इकाई हमारी क्या हो गई, वर्ण हो गई। यानी भाषा की अगर आपसे पूछा जाए भाषा की छोटी इकाई तो ये वर्ण है हमारी, लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण है हमारी, और भाषा की सार्थक इकाई पूछा जाए तो हमारी कौन सी होगी, शब्द होगी। ठीक है, अब शब्द के बाद देखेंगे हम। ठीक है, अब दो शब्द थे हमारे, ये शब्द दो थे हमारे, ये एक ये था, ये बना हमारा, ये शब्द बना खग। अब शब्दों को ही मिलाएंगे, दो शब्दों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा वाक्य। ठीक है,
ये बन जाएगा हमारा वाक्य। तो अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सार्थक इकाई, ये हो गई हमारी भाषा की सार्थक इकाई। ये हो गई हमारी भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है। ये भाषा की सार्थक इकाई। और आपसे पूछा जाए कि भाषा की बृहत्तम इकाई, भाषा की बृहत्तम इकाई यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी वाक्य, ठीक है। ये हमारी वाक्य हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कितने प्रश्न बन गए, 4 प्रश्न, ठीक है। आपसे पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है, क्योंकि जो हमारे मुख से निकला शब्द वही हमारी ध्वनि है। तो भाषा की सबसे पहले जो मुख से निकला हमारा सबसे छोटी इकाई, तो वही मानी जाएगी, ठीक है। जो मुख से सबसे पहले निकला हमारा, तो वो होगी हमारी ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की लिखित इकाई या भाषा की छोटी इकाई, तो ये होगा हमारा वर्ण, ठीक है। सबसे लगा होगा तो ध्वनि, और भाषा की छोटी इकाई पूछी जाए आपसे तो वर्ण, ठीक है। और भाषा की लिखित इकाई तो वर्ण। और भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, भाषा की सार्थक इकाई तो शब्द होगी, भाषा की बृहत्तम इकाई होगी तो वाक्य होगी हमारी, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी आपकी, मैं समझती हूँ। और आपका जो कन्फ्यूजन आज यहाँ पर निकल गया होगा, ये आप इसमें कभी भी फंसेंगे नहीं अब। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे। अब देखेंगे वर्णमाला, ठीक है। ये हो गई हमारी अगली वर्णमाला। अब देखेंगे वर्णमाला को, ठीक है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही, क्रम या समूह बोलेंगे इसको, क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है। और वर्ण आप कैसे समझेंगे इसको कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम कैसा होना चाहिए। एक माला लीजिए आप, माला में मोती पिरोइए, एक छोटा पिरोइए, एक बड़ा, एक मतलब अलग अलग तरीके के मोती पिरोए आप उसमें, तो एक देखेंगे वो सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, वो साइज में नहीं है, तो आपको माला पहनने में अच्छी लगेगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है, उसके जो साइज है वो गलत है, अलग अलग तरीके से, तो इसलिए आपको वो पसंद नहीं आएगी। इसी तरीके से वर्णमाला भी, वर्ण में अगर उल्टे सीधे क्रम को रखा दी जाए, उल्टे सीधे रखा जाए इसको, तो आप उसको शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, उसके सार्थक अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसका क्या है, व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। इसका व्यवस्थित क्रम ही है क्या है, हमारा सही वर्णमाला का रूप है। चलिए अब क्या कहते हैं, वर्णमाला 2 प्रकार की होती है हमारी। वर्णमाला में दो भाग है वर्णमाला के, दो भाग है इसके, यानी 2 भेद है इसके। कौन कौन से, एक तो हम उसको स्वर बोलेंगे और इसको एक व्यंजन बोलेंगे, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर पर। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने साथ स्वरों पर। अब स्वरों को देखेंगे। स्वर में देखेंगे सबसे पहले हम, स्वर 3 तरह के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा है क्या है, दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा क्या है, प्लुत स्वर। 3 तरह के स्वर हैं ये, ठीक है। पहला हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा हमारा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को देखेंगे, यानी कि इसमें जानेंगे हम ह्रस्व स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा का समय लगे, यानी कि उसमें सबसे कम समय लगे, वही हमारा ह्रस्व स्वर होता है। यानी ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ठीक है।
तो जिन वर्णों में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे हमारा, वहाँ होता हमारा ह्रस्व स्वर। और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारा दो मात्राओं का समय लगे या दुगना समय लगे ह्रस्व के बदले, तो वो हमारे होते दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होते हैं हमारे क्या, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, जिनमें तिगुना समय लगे, इन दोनों के मुकाबले जिनमें तीनों का समय लगे वो हमारा क्या होगा, प्लुत स्वर होंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन। ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर में होते हैं हमारे आ, ई, ऊ और री, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब दीर्घ स्वरों में देख लेते हैं। दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं हमारे? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आ। ये होते हैं हमारे कितने? ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 11। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो फिर 13, क्योंकि 2 अयोगवार अंग और आहा ये भी उसी में मिला दिए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वरों की संख्या तो 13 है, और आपसे पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर 11 है। ठीक है, ये देखने से आपको पता चला होगा कितने स्वर हैं, यहाँ पर 11 है। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं अभी देख ले। पहले सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए ह्रस्व आपको देखने से पता चल रहा होगा, यहाँ पर क्या है? आ है, ई है, ऊ है और री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपको आ दिख रहा, ई दिख रहा, ऊ दिख रहा, ए दिख रहा, आई दिख रहा, ओ दिख रहा और औ दिख रहा। ठीक है, अब क्या है, कैसे इनको रखा गया, बड़ा कैसे हुए, ये दीर्घ कैसे हुए? देखिए दीर्घ, अगर आ और आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा। ठीक है, ई मिलाएंगे, ई मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगी हमारी बड़ी। छोटा ऊ मिलाया हमने, बराबर दोनों हो गए, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? छोटा ऊ, दोनों ऊ मिलाए तो बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, और अब देखिए इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम? दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, इनको बोलेंगे हम दीर्घ स्वर, क्योंकि ये क्या हुए? बड़े, इसमें इनके मुकाबले बड़े हो गए। ठीक है, इनमें एक मात्रा का अधिक मात्रा हो गई इसमें, तो इसलिए ये क्या हो गए? बड़े हो गए। अब इनको देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए संयुक्त स्वर भी देख लीजिए, लगे हाथ अपने। संयुक्त स्वर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे कौन कौन से? ए, आए, ओ और औ। ये कौन से हैं हमारे? संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त व्यंजन तो होते हैं, लेकिन संयुक्त स्वरों के बारे में भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए बनता है। चलिए देख लेते कैसे बनेंगे ये संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों में देखेंगे कैसे बनेंगे ये। अब ए है, ए बनेगा किससे? आ और ई से मिलकर बनेगा ए हमारा। ठीक है, आ और ए से मिलकर बनेगा हमारा आए। ठीक है, और आ और ऊ से मिलकर बनेगा हमारा ओ, और आ और ओ से मिलकर बनेगा हमारा औ। तो कैसे इनकी जो वर्ण की व्यवस्था है, इनमें जो वर्ण रखे गए हैं, ये जो वर्णों की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर क्या चमक रहा है आपको? देखिए आ से सही, यहाँ पर क्या था? दीर्घ स्वर में क्या था? आपको एक अक्षर उसके बराबर में बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है? चेंज का अलग चेंज चाहिए, इसलिए इनको संयुक्त रूप से रखा गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा जब बड़े बने थे वो बड़े, एक बार और से लिख कर दिखा देती हूँ, अंतर देख लीजिए आप इसको। ठीक है, ये था आ और आ, ये बना था ऐसे आ। ठीक है, ये ई छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और इन दोनों को मिलकर बनी थी बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बना था बड़ा ऊ। ऐसे बने थे ये ऊ।
ठीक है। ये जो दीर्घ हुए थे ये इस तरह से हुए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, आप देखिए इनमें अंतर देखिए। संयुक्त तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा गया क्योंकि आ और ई से मिलकर बना ए, और आ और ए से मिलकर बना ए, आ और ऊ से मिलकर बना है ओ, आ और ऊ से मिलकर बना है औ। इसलिए इनको क्या कहा गया, संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वरों की श्रेणी में इनको रखा गया है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर माना गया है। आपसे पूछा जाएगा, इनसे क्रम भी पूछ ले सकता है आपसे, कौन सा अक्षर किससे मिलकर बना है, और आपसे यहाँ से क्या पूछ लेगा, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे प्लुत स्वर की ओर। अब देखेंगे प्लुत स्वर को, जिनमें इन दोनों के मुकाबले दुगना समय लगे, जिनका ये दोनों में जितना समय लगता है इसका एक और बढ़ा देंगे इसमें, यानी 3 मात्रा हुआ समय जहाँ भी लगता है वो हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में क्या होगा हमारा, जैसे कि हम बोलेंगे ओम, ओम, तो ओम को कहने से ओम कितना बड़ा शब्द निकल कर आ रहा है ना, ये 3 मात्रा को समय लग रहा है यहाँ पर ओम कहने से। बोल के देखिए आप, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है, यानी इन दोनों के मुकाबले इसमें तिगुना समय लग रहा है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे स्वरों के बारे में, व्यंजन हम अगली वीडियो में अभी देंगे। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया हो। वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएं, अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।